शुरुआत करेंगे मैनपुरी से। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। विरासत बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। लगातार चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क किए जा रहे हैं। आज सपा कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग में अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी जीत अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सपा प्रत्याशी डिंपल की जीत का दावा ठोका। सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे आदरणीय डिंपल जी को अपना वोट ना दे। वहीं अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले संजय लाठर ने भाजपा पर कटाक्ष किया। वोट डालो राज करो के मिशन पर काम करने का आरोप लगाया। यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी सपा को मदद का दावा कर रही है ताकि भाजपा को हराया जा सके। चाहते हैं कि जो भाजपा को हराए उस सशक्त रूप से हराए और हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते। मैनपुरी उपचुनाव को सपा गंभीरता से ले रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है और प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को झटका लगा है। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी की याचिका खारिज हो गई है। सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सही है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। बड़ा झटका लगा है भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी की याचिका खारिज हो गई है। सजा पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की थी। 2 साल की सजा उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोइन, बड़ा झटका है और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को सही बताया है उन्होंने। देखिए, आपको बता दें कि विक्रम सिंह सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल विक्रम सिंह सैनी इस कोशिश में थे कि उन्होंने जो सजा मिली हुई है उसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट से इस बात की गुहार लगाई थी कि हाईकोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है तब तक निचली अदालत का जो फैसला है तो उस फैसले पर रोक लगा दी जाए या उनकी सजा को स्थगित कर दिया जाए। दरअसल विक्रम सिंह सैनी ये चाहते थे कि अगर उनकी सजा स्थगित हो गई तो वो इस आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसको चैलेंज करेंगे और खतौली में जो उपचुनाव हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज उनको राहत नहीं मिली तो अब उनका जो अपील है वो तो चलेगी, लेकिन जो खतौली उपचुनाव रोके जाने का वो ख्वाब देख रहे थे, विधायक बने रहने का ख्वाब देख रहे थे, वो सपना टूट गया है और खतौली में जो उपचुनाव हो रहा है उसका रास्ता पूरी तरह से अब साफ हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई अड़चन अब नहीं आने वाली है। मोइन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा का मामला है, जहां आजम खान ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 27 अक्टूबर को एसीजेएम कोर्ट ने आजम को 3 साल की सजा सुनाई थी और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान। हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा का यह मामला है, जहां आजम खान ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, बताएं कि इस अर्जी में क्या दरख्वास्त की गई है आजम खान की तरफ से हाईकोर्ट में? देखिए, आजम खान को निचली अदालत से जो सजा मिली थी 3 साल की रामपुर की एसीजेएम कोर्ट से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो रामपुर के सेशन जज हैं उन्होंने 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने आजम खान की अर्जी को खारिज किया था। तो जो दोनों निचली अदालतों का फैसला है उसे आजम खान की तरफ से चुनौती दी गई है और जो सजा है उस सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है। तो आजम खान के वकीलों की तरफ से यूपी सरकार को नोटिस की जो प्रक्रिया होती है वो दे दी गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आजम खान की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत मिलेगी इस बात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि जब तक अपील पूरी नहीं होगी और अपील पूरी होने फैसला आने तक में समय लग सकता है, 1-2 साल का वक्त भी लग सकता है। मोइन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की।
मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा ने अपने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के पक्ष में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता का रुख मैनपुरी को सपा मुक्त क्षेत्र बनाना है। मैनपुरी सपा मुक्त हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। तमाम वरिष्ठ जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको मैदान में उतार दिया है। लगातार जनसंपर्क चल रहा है। तो ऐसे में इस समय चुनाव प्रचार में बड़ी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ये एक दौर में समाजवादी गढ़ रहा, लेकिन हवा बदल रही है, तो क्या देख रहे हैं इस बार, क्या लगता है? देखिए, जनता का जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनता यहाँ से सपा मुक्त क्षेत्र चाहती है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मैनपुरी सपा मुक्त हो जाएगा तो पूरा प्रदेश अपने आप ही एक संदेश जाएगा कि सपा मुक्त उत्तर प्रदेश। और जो पिछले भी आंकड़े हैं, पिछले आंकड़े में जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी तब मुलायम सिंह जी जैसा नेता भी मात्र 90,000 वोटों से जीत पाया था। अब सपा अकेली चुनाव लड़ रही है और भाजपा के साथ हर कौम चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार फहराएगा। यहाँ पर इटावा के जसवंत नगर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान और भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जसवंत नगर विधानसभा में मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी बढ़त लेने का दावा किया है। साथ ही कहा है कि गढ़ किसी का नहीं होता। जसवंत नगर के जरिए मैनपुरी में कमल खिलने जा रहा है। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर बढ़िया सी व्यू रचना जो उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में जब से अध्यक्ष हुए हैं, आप हमारा पूरा ट्रैक उठा करके देख लीजिए कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ने ऐतिहासिक विजय पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल करी है। और यहाँ पर भी जो लोगों का तिलिस्म है वो टूटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारी नीतियाँ, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, आदरणीय योगी जी का नेतृत्व और मानवेंद्र जी का संगठनात्मक नेतृत्व मिल करके इस चुनाव को हम ऐतिहासिक रूप से पहली बार यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण भी बना है और इस प्रकार से हम अपने भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में इस चुनाव को जीतेंगे। वहीं इटावा के सैफई में भाजपा ने अपना कार्यालय खोला है। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने जा रही है। उपचुनाव में सरकार और संगठन के लोग मजबूती से लगे हुए हैं। चाचा और भतीजे के एक होने से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और टिकट भी। राकेश सचान ने मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और जसवंत नगर, करहल, भोगांव, मैनपुरी और किसनी सभी विधानसभाओं में मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के बल पर ये उपचुनाव जीतने भी जा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। ओपी राजभर ने कहा है कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव था तो अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलने वाली हमारी बात बहुत बुरी लगी थी। वहां चचेरे भाई चुनाव लड़ रहा था, इसीलिए अखिलेश नहीं आए। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो वे गांव-गांव घूम रहे हैं। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश और शिवपाल यादव की एकजुटता पर भी सवाल उठाया। ये तो 22 के चुनाव में एकजुट थे, उपचुनाव में भी एकजुट हैं। इसके चुनाव में ऐसा सम्मान नहीं दिखता था जो अब दिख रहा है। इस नाते नहीं दिख रहा है कि जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था तब अखिलेश जी को हमारी बात बहुत बुरी लगी थी कि एसी से निकल करके धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ नहीं गए चूँकि चचेरा भाई लड़ रहा था। अब मैनपुरी में तो अब उनकी श्रीमती जी लड़ रही हैं, अब गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ओम प्रकाश की बात लागू हो रही है ना। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव का सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। भाजपा और सपा के प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां आजम खान ने भाजपा से जुड़े लोगों को सपा की सदस्यता दिलाई, जिसे सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने भाजपा को करारा जवाब बताया है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सपा में शामिल लोगों को ही भाजपा का मानने से इनकार कर दिया। माहौल है, मैंने बार बार कहा, ये आजम खान साहब का शहर है। उनके 50 साल की आधी सदी की लोगों की मोहब्बतें हैं जो उन्होंने यहाँ काम किया है। इस सीट के ऊपर हमेशा लोगों ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है, इस बार भी देंगे। उनसे ये पूछिए कि वो लोग कहाँ के हैं, उनसे पूछिए कि ऐसा कीजिए कि नागालैंड से बुलवा के ज्वाइन करवाइए
या और श्रीलंका से लाके ज्वाइन करवाइए, ये सब बेकार की बातें हैं। अब सूरज डूब चुका है, नए सवेरे का इंतज़ार है। वहीं यूपी उपचुनाव के बीच मायावती ने विरोधियों पर हमला बोला है, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर सपा, भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए मायावती ने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। मायावती ने कहा, यूपी में बसपा सरकार में लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान और भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते सभी ने देखा, किंतु पहले सपा और भाजपा सरकार में वैसी खास प्रगति क्यों नहीं। इसके साथ ही मायावती ने यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा और डबल इंजन की सरकार में तेज प्रगति की सलाह देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, बसपा की सरकार में ही यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट भी तब बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया होता। मायावती के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है। जो किसानों की जमीन को विकास के लिए ले परंतु उसका उचित मुआवजा नहीं देगी तो हम निश्चित रूप से हमारा विरोध उस बिंदु पे था। कभी यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण पर हमारा विरोध नहीं था। उपचुनाव के बाद अब बात निकाय चुनाव की करते हैं। दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव की जोरदार तैयारियों का दावा कर रही है। भाजपा नेताओं की माने तो इस बार निकाय चुनाव में ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जिससे कि जो वार्ड लंबे समय से नहीं जीते उन्हें भी जीता जाए। भाजपा इस बार निकाय चुनाव में हर एक पद के लिए अपने सिंबल पर उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। तो जहां उपचुनाव की तैयारियां तो पार्टी कर ही रही है, लेकिन भाजपा एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कह रही है कि उनकी लगभग निकाय चुनाव की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। तैयारियां जोरदार तरीके से कर ली गई हैं, इसका दावा भाजपा कर रही है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जो निकाय चुनाव होगा वो एक खास रणनीति के साथ लड़ा जाएगा। बढ़ेंगे आगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां 2025 में होने वाले कुंभ और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही संगम नगरी को कई सौगातें भी वे देंगे। सीएम योगी यहां तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी वे करेंगे। प्रयागराज का दौरा कल करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां 2025 में होने वाले कुंभ और माघ मेले की तैयारियां खास रहेंगी। मुख्यमंत्री जी का 24 तारीख को प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होना है और इस पे हम लोग लगभग 1294 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कराएंगे। और इसमें जो हमारे प्रयागराज जनपद के प्रबुद्ध जन हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यक्रम में शामिल किया है तो कुछ लाभार्थियों का हम लोग यहाँ प्रमाण पत्र वितरण भी कराएंगे। कुछ जो अच्छे कार्य हैं प्रयागराज में हुए हैं या स्टेट लेवल के हुए उनके संबंध में कुछ मूवीज़ का प्रदर्शन भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनांक 24 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, हेलीपैड तथा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पीएससी का डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा जो हमारे सादे में इंटेलिजेंस की टीमें लगती हैं उनका डिप्लॉयमेंट। योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार 24 नवंबर को संगम नगरी प्रयागराज आएंगे। वो यहां पर कुंभ और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा तो करेंगे ही साथ प्रयागराज को विकास की तमाम सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में विकास की 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। और इसके बाद वो एक प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये प्रबुद्ध सम्मेलन प्रयागराज के परेड ग्राउंड में होगा और इस वक्त उस जगह पर पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 10 से 12 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही इस प्रबुद्ध सम्मेलन में दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज प्रशासन ने खास तैयारियां की हुई हैं। अब माना यह जा रहा है, कहा यह जा सकता है कि नगर निकाय चुनावों को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल ली है। वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ पर इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसी तरीके का एक कार्यक्रम संगम नगरी प्रयागराज में भी होने जा रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव के वोटरों को रिझाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जाली दस्तावेज के सहारे तकरीबन 30 से ज्यादा भूखंडों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। इस प्रकरण में 22 मामले गोमती नगर के ही हैं। ठीक इसी तरह के 7 से 8 मामले ट्रांसपोर्ट नगर में भी मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 22 प्रकरण पकड़े गए थे, उसमें से 16 क्लियर हो गए हैं और उसमें उत्तरदायित्व भी निर्धारित आज किया जा रहा है, FIR भी दर्ज कराई जा रही है। वो भूमि वापस ली जाएगी LDA को, फिर से हम लोग उसको नीलामी में लगाएंगे, जो भी लॉटरी सिस्टम है हमारा नीलामी का। और साथ ही साथ ऐसे ही और जगहों पे लिए जो सूचनाएं मिली थी, स्पेशली ट्रांसपोर्ट नगर में, तो उसके लिए भी टीम गठित की गई है। 7-8 प्रकरण अभी प्रथम दृष्टया मिले हैं, तो इस हफ्ते वो भी क्लियर हो जाएगा कितने ऐसी फर्जी रजिस्ट्री के और फर्जी बैनामों के प्रकरण। लखनऊ में एक लड़की से निकाह करके उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि युवक ने पहचान छिपाकर पहले तो युवती से शादी कर ली और फिर युवती के साथ दुष्कर्म कर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। इस मामले में पुलिस अब जांच के बाद आरोपी पर धर्म परिवर्तन कानून समेत कई और धाराएं लगाने की तैयारी कर रही है। और अब एक बड़ी खबर, अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। मंदिर के परकोटे को भी 6 एकड़ से बढ़ाकर 8 एकड़ तक किया जाएगा। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का ये बयान है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए अभी जो जमीन मिली है उसे 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज का पवित्रतम अंक 108 माना गया है। इस पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति भी बन चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए 67.703 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। चाहे वो शिव के उपासक हों, चाहे वो देवी देवताओं के उपासक हों, सभी के लिए 108 आता। और मंत्र जितने भी हैं वो 108 अक्षरों के अंतर्गत ही आते हैं। राम मंत्र भी है, शिव मंत्र भी है और उसी तरह से वासुदेव जी का मंत्र है। सभी मंत्र 108 के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम गुरु के नाम भी लेते हैं, माला भी जपते हैं 108 में। तो 108 जो है बहुत ही शुभदायक है। मंदिर का जो परकोटा एरिया है वो पहले था कि 6 एकड़ रहेगा, लेकिन अब वो 8 एकड़ में जाएगा, ऐसा विचार आ गया है। तो 8 एकड़ का परिधि में वो परकोटा रहेगा और कुल मिलाकर के 30 एकड़ के आसपास जो एरिया है, टोटल हमारे जो अभी प्राप्त भूमि है उसमें निर्माण का काम होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।